कर लीजिएगा। रह गई बात, अब आपने कहा भाई जन चुरा जाएगा, किसी ने पूछा स्किल्ड कीजिएगा कि एजुकेटेड कीजिएगा। ये नया सवाल पहली बार हमने सुना है, इसलिए पहले इनका उत्तर दे देते हैं। स्किल्ड और एजुकेटेड में भैया हम तो लोगों को एजुकेटेड ही करना चाहते हैं। आप लोग ये बात समझिए, स्किल्ड को अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो ब्लू कॉलर जॉब है, मतलब फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो काम करते हैं, उसको आप स्किल्ड कह सकते हैं। एकदम टेक्निकली सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको बता रहे हैं। और एजुकेटेड जो लोग हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप एजुकेटेड हैं, स्किल्ड नहीं हैं, एजुकेटेड हैं, आपने सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ली है, तो आप व्हाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लम्बर हैं, आप स्किल्ड हैं, तो आपको प्लम्बिंग का काम मिलेगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में अगर आपको सही मायनों में तरक्की देखनी है, आज हो, 10 वर्ष के बाद हो, 20 वर्ष के बाद हो, तो आपको अपने इतिहास को देखना है। बिहार कभी मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं रहा है। बिहार इस देश का सबसे गौरवशाली इतिहास वाला राज्य है, लेकिन वो गौरवशाली इतिहास तब था जब बिहार ज्ञान की भूमि थी। यहाँ बुद्ध को भी ज्ञान मिला, रामचंद्र जी को पढ़ने यहीं आना पड़ा, जैन धर्म की शुरुआत यहीं से हुई, चाणक्य, आर्यभट्ट, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब आप सुनते हैं। जरा आप बताइए, कभी सीमेंट का फैक्ट्री बिहार में रहा है? कभी सीमेंट के फैक्ट्री के तौर पर आप नहीं जानेंगे, कभी आप स्टील बनाने वाले राज्य के तौर पर नहीं जानेंगे। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं हो सकते हैं। अब इसका सीधा मतलब कोई निकाल लेगा तो आर्थिक इंडस्ट्री नहीं चाहिए, वो बात नहीं है। यहाँ पर ज्ञान की ही पूजा की गई है, और बिहार ज्ञान के जरिए, सरस्वती के जरिए, पढ़ाई के जरिए ही ऊपर जा सकता है। अगर हर गांव में अच्छा स्कूल हो, हर जिले में, हर प्रखंड में बीएड कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, उससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। सीमेंट और छड़ बनाने वाली फैक्ट्री बनाकर बिहार की तरक्की बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। तो एक लाइन का आपका आंसर यह है कि स्किल्ड और एजुकेटेड में मेरा अपना विजन है कि मैं बिहार को एजुकेटेड देखना चाहता हूं, और जो स्किल्ड है उसके हाथ में पैसा पूंजी देना चाहता हूं, ताकि वो मजदूर न बनकर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, बाहर जाके मुंबई में प्लम्बिंग न करे, बिहार में आकर काम करे। दो फंडामेंटल बात हम लोग बता रहे हैं जो बिहार के नजरिए से आपको समझना चाहिए। एक तो भाई साहब ने, जिसने भी पूछा कि हम लोग दूसरों को कैसे समझाएं कि भाई प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर भरोसा करूं, तो हम इसका एक थोड़ा मजाकिया अंदाज में ही एक जवाब देते हैं। आप भी आगे उसको सीख लीजिए। कोई अगर पूछता भैया प्रशांत किशोर पर काहे भरोसा करें, जनसुराज पर क्यों भरोसा करें, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई अगर आपको चीनी का रोग है और आप डॉक्टर से दवा खा रहे हैं, आपको डॉक्टर ने कह दिया भैया ये रोग ठीक नहीं होगा, दवा खाते रहिए। बहुत डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, दवा खाते रहिए, संयम से रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, रामदेव का क्लास देखिए, लेकिन अब चीनी का रोग खत्म नहीं होगा। आप अपना जीवन धीरे धीरे वैसे एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे बिहार के लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। चलो भैया जैसे है ठीक है, चल रहा है। अचानक से कोई आकर आपको बता रहा है कि एक डॉक्टर आए हैं जिनके पास चीनी के रोग का इलाज है, आप जाइएगा दिल्ली उस डॉक्टर के पास। डॉक्टर से आपने पूछा, सर सुने हैं कि आपके पास दवा है इसका? डॉक्टर ने बताया, हाँ भाई दवा तो है, लेकिन अभी ट्रायल फेज में है, 50% चांस है, ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। अब आप बता दो क्या चाहिए, आप क्या कहिएगा? अरे भाई हम तो पहले ही से थके हुए हैं, चीनी का रोग नहीं ठीक हो रहा है, चलिए 50% चांस है ना, ट्राई करके देख लीजिए, कोई नुकसान तो नहीं ना होगा। डॉक्टर ने कहा नुकसान नहीं होगा, लेकिन 50% चांस है ठीक होने का। आप क्या कहिएगा? भाई तुरंत ट्राई कीजिए। तो भैया जनसुराज वही नई दवा है, इसमें रिएक्शन कुछ नहीं होगा, लेकिन 50% चांस है कि ठीक हो भी सकता है, और 50% चांस है प्रशांत किशोर ठग भी सकता है। ए भाई हम पहले तो कहेंगे नहीं ठगना होगा, तो हम कहेंगे पहले कि हम ठगेंगे? कोई नहीं कहेगा। इसका क्या जांचने का उपाय है? जांचने का उपाय यही है कि जो पहले से दल है वो दवा है जिसको आप खा लिए, देख लिए, संयम करके देख लिए, आपका इलाज नहीं हुआ। तो भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस, आपने सब उपाय करके देख लिया,
आपका चीनी का रोग नहीं ठीक हुआ, अब जन सुराज एक नई दवा आई है, 5 वर्ष के लिए ट्राई करना है कर लो, और नहीं तो पुराना एक्सपायर दवा ही खाकर जीते रहिए। तय आपको करना है, आप तय कर लीजिए। अब हमारे पास कोई दूरबीन तो है नहीं कि हम आपको दिखा दें कि भाई हम आगे आपको नहीं ठगेंगे। यही उपाय है लोकतंत्र में, और ये सिर्फ जन सुराज के लहजे से नहीं है बात। आप ये समझिए, लोकतंत्र इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि किस पर भरोसा करें किस पर नहीं करें। बस पलटते रहिए हर 5 वर्ष पर, 5 वर्ष पर पलटते रहिए। नेताओं में डर बना रहे कि भैया अगर काम नहीं करेंगे जनता हटाएगी। मैं एक आंकड़ा देता हूं हमेशा, इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां इस देश की 1/3 इकोनॉमी है। पूरी अर्थव्यवस्था का 1/3 अर्थव्यवस्था सिर्फ 5 ही राज्य में है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग दलों की सरकार है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ऐसा इस 5 राज्य में नया क्या है जो ये लोग इतना तरक्की कर गए? और ये 5 राज्य बिहार के समकक्ष थे जब देश आजाद हुआ, आज इतनी तरक्की क्यों कर गए? एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इन 5 राज्यों में आज तक कोई भी दल, कोई भी नेता 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। लोग वहां पलटते रहते हैं, जो भी रहो भैया 5 वर्ष मौका दिया आगे बढ़ाओ। जन सुराज भी आएगा अगर उसको आपने मौका लगातार दे दिया। यही नीतीश कुमार पहले 5 साल में खूब काम किए। इवन लालू यादव जब पहली बार आए थे, अपने ही नजरिए से सामाजिक न्याय का ही बात कर रहे थे, लेकिन कुछ तो कर रहे थे। जब आप परमानेंट किसी को रख दीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपका नुकसान होगा। जन सुराज भी अगर यहाँ लगातार बना रहेगा तो यहाँ पर भी वो काम नहीं करेगा। ये दुनिया भर में आपने देखा होगा, अमेरिका में, बड़े बड़े देशों में ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष से ज्यादा प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि साइंस भी ये कहता है कि 10 वर्ष के बाद आप कोई नया आमूल चूल नया काम नहीं कर सकते हैं। गिरी जी मान लीजिए वकील है, तो पहले 10 वर्ष में खूब नाम कमा लिए, अब उसके बाद खाली पैसा कमा रहे, नया कुछ नहीं इजाद कर रहे। डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस 10 वर्ष जब जमा, बहुत मेहनत किया, उसके बाद कुछ नया इजाद नहीं कर रहे। अब शहनवाज साहब रोज ऑपरेशन कर रहे हैं, रुपया गिन रहे हैं। तो उसी तरह मेरे भाई ये साइंस है, हंसने की बात नहीं है। आप इसको पढ़ के देख लीजिए, बिहेवियरल साइकोलॉजी में आप ये पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 10 वर्ष के बाद कोई भी नया आमूल चूल काम आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आप बदलते रहिए। अब आ जाइए, बस 2 बात और कहेंगे और उसके बाद आप जाइए खाना खाइए। 2 जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर बिहार में शिक्षा सुधरेगी कैसे, उसके लिए जन सुराज ने जो 2 पॉइंट प्रोग्राम दिया। उससे पहले एक चीज खाली बता दें, किसी ने पूछा मनरेगा से कृषि को जोड़िएगा कि नहीं? बिल्कुल जोड़ेंगे भैया, रोज कह रहे हैं, लेकिन सशर्त जोड़ेंगे। उन किसानों को मनरेगा का मजदूर मिलेगा जो फूड ग्रेन की खेती छोड़कर नकदी फसल की खेती करेंगे। बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती हो सकती है, उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन में ही नकदी फसल की खेती होती है। पूरा वर्ल्ड का रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 1/3 कृषि योग्य जमीन में अगर नकदी फसल होगी, जैसे मसाला है, सब्जी है, फल है, तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तब लैंड से प्रोडक्टिविटी का फायदा आपको होगा। तो ये मनरेगा से जोड़ा जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ जोड़ा जाएगा कि जो भी किसान फूड ग्रेन की धान गेहूं का खेती छोड़कर अगर आप नकदी फसल की खेती करेंगे तो आपको मनरेगा का किसान मुफ्त में मजदूर मिलेगा। एक डॉक्टर साहब का पीछे प्रश्न था कि आप व्यक्तिगत काहे इतना आक्रामक हो गए हैं? अरे भाई, हम किसी पर आक्रामक नहीं हुए, हम लोग बात वही कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे। अब सामने वाला आदमी, उसको दर्द हो रहा है। पहले कह रहा था कि अरे पैदल घूम रहे हैं, घूमने दीजिए, कुछ नहीं होगा, बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, इसी में मर खप जाएंगे, काहे इन पर जवाब दे। अब उसको लग रहा है कि भाई जनसुराज वाले तो हमारा वोट काटेंगे, जनसुराज वाला हमको कहीं हरा ना दे। तो जब सामने से वो आदमी कहता है तो राजनीति में उसका जवाब देना ही पड़ेगा।
अब दिलीप जायसवाल ने हमको अगर छेड़ा है तो हम उनका उपाय तो करेंगे ही करेंगे, और उसके लिए आप कह रहे हैं कि आप आक्रामक क्यों हैं? अरे भाई, अगर चोर आकर आपको परेशान करेगा तो आपको तो लाठी लेके मारना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय क्या है? तो हम आक्रामक नहीं है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आज भी नहीं करते हैं, सिवाय उसके जहां पर सामने से नेता आकर उलझ रहा है। सामने से सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी आकर उलझ गए, हमने उनको बताया भाई ये सर्वदलीय नेता हैं। दिलीप जायसवाल आकर उलझ गए, कह रहे हैं कि हम लोग डेटा चोरी कर रहे हैं। हम बताया हमने कि भाई ये सिखों का कॉलेज चोरी करके बैठा हुआ है, यार हमको कह रहा है डेटा चोरी कर रहा है। तो उनका सिर्फ जवाब दे रहे हैं, आक्रामक नहीं हुए हैं। फोकस आज भी बिहार को सुधारने पर है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो 10 में 9 बात आज भी बिहार को सुधारने का सकारात्मक बात ही करते हैं। अब एक खाली शिक्षा वाली बात समझ लीजिए, शिक्षा सुधारने के लिए जन स्वराज का क्या प्लान है? हम लोग 2 बात कह रहे हैं। पूरे दुनिया में अगर आप स्टडी कीजिएगा तो एक चीज निकल के आएगा कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी चिल्ड्रन, इट इज मच बेटर टू टेक एवरी चाइल्ड टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में, हर शहर में बढ़िया स्कूल बनाने के बजाय अगर आप अच्छे स्कूल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बना दें और स्कूल बस की सुविधा दे दें ताकि बच्चे स्कूल तक पहुंच पाए, तो वो बेहतर मॉडल है। अब बिहार में क्या हुआ है कि पिछले 30-40 सालों से समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरी व्यवस्था में इतने स्कूल बना दिए गए, स्कूल नहीं मतलब स्कूल के बिल्डिंग बना दिए गए कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां उस पढ़ाई नहीं है। किसी ने कहा कि आप भी खिचड़ी वाला स्कूल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे साहब, खिचड़ी तो खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भ्रम मत पालिए कि खिचड़ी खाने से, खिचड़ी बंटने से स्कूल खराब हुआ है। अगर खिचड़ी बांटने से स्कूल खराब होता तो भैया खिचड़ी तो सिर्फ 6वीं क्लास तक ही बंटता है, उसके ऊपर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोग कहता है भैया नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता से शिक्षा खराब हो गई। अरे भाई, ये भी सही बात नहीं है। अगर सिर्फ नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है। शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है कि समाज और सरकार, मैं फिर से कह रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। समाज में भी लोग जो हैं वो शिक्षण संस्थाओं को सरकारी लाभ पाने का केंद्र के तौर पर उसको समझते हैं। आप गांव में चलिए, अगर पोशाक का, साइकिल का पैसा नहीं आया तो हेडमास्टर साहब को लोग 4 गो गाली देंगे। आपको भी बताएंगे हेडमास्टर वाला लूट लिया, हमको साइकिल का पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन उसी विद्यालय में, उसी हेडमास्टर के नीचे अगर गणित का, अंग्रेजी का कोई टीचर साल भर नहीं आया है तो लोगों को कोई चिंता नहीं। यही हाल सरकार का है। सरकार सोच रही कि मास्टर साहब को इतना रुपया दे रहे हैं, ये सब पढ़ा तो रहा नहीं है, तो चलो भाई लोग से कुछ दूसरा ही काम कराओ, इनसे वोटर लिस्ट बनवाओ, इनसे सफाई करवाओ, जिसको आप लोग कहते हैं गैर शैक्षणिक कार्यों में आपको लगा दिया। तो ये दोष पूरे सरकार और समाज दोनों का है। हम लोग इसको सुधारने के लिए क्या कह रहे हैं? हम लोग इसको सुधारने के लिए ये कह रहे हैं कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 10 बढ़िया विद्यालय बनाए जाएं। 10 बढ़िया विद्यालय का मतलब क्या हुआ? आज के विद्यालय को रंग रोगन करना नहीं। हमने आपके रेफरेंस के लिए कहा कि नेतरहाट के स्तर का अगर 10 विद्यालय बना दिया जाए और हर बच्चे को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो 10 तो ज्यादा है, 5 भी अगर आप बना देंगे तो किसी भी बालक को किसी भी गांव से 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां पहुंचने में। अब नेतरहाट के जैसा विद्यालय यहां बनाया जा सकता है कि नहीं, उसका अगर आप अध्ययन करेंगे, नेतरहाट भी सरकारी विद्यालय था, बिहार झारखंड सरकार की ओर से, बिहार सरकार ही उसको चलाती थी। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने। उस विद्यालय से अगर वैसा हर प्रखंड में विद्यालय आपको बनाना है तो कितना पैसा लगेगा? हर साल करीब 17,000 से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसलिए जनसुराज ये कह रहा है कि हम लोग हर साल जो 60,000 करोड़ का शिक्षा बजट है उसका 1/3 पैसा
उस इन विद्यालयों को नेतरहाट के स्तर का बनाने पर खर्च करेंगे। मतलब हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय, पूरे बिहार में 550 विद्यालय 17 से 20 हजार करोड़ रुपया लगाकर नेतरहाट के स्तर का उनको बनाया जाएगा। तो अगले 5 वर्ष में अगर 5-5 विद्यालय भी बन गए तो पूरे बिहार में एक आपको इंडिया का सबसे बेहतर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बन जाएगा। 5 वर्ष लगेगा, लेकिन अब 5 वर्ष बच्चों का उम्र तो रुकना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जिसको भी भैया, जब तक ये सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, आप अपने बच्चे को, आपके पास ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब आदमी तुरंत खड़ा होता है, अरे आप तो कह रहे हैं प्राइवेट, सब तो प्राइवेट में चला जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। दुनिया भर का रिसर्च बताता है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सुविधा उपलब्ध हो तो लोग पब्लिक वाले में, सरकारी में जाना चाहते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आपका बच्चा अगर मेडिकल करेगा रमैया से, उसका फीस सरकार भरेगी, और दूसरा विकल्प है कि आपका बच्चा पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करेगा, आप क्या चाहिएगा? आप कहेगा भैया हमको फीस नहीं चाहिए, हमको पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कराना है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि भैया आपको पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, पटना साइंस कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना है कि एमआईटी में पढ़ाना है, एमआईटी में पढ़ाइएगा सरकार पैसा देगी, साइंस कॉलेज में पढ़ाइएगा पैसा सरकार नहीं देगी, तो आप क्या कहिएगा? भैया पैसा अपना जेब से लगेगा, लेकिन बच्चे को साइंस कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, एमआईटी में नहीं भेजना चाहते। ये दुनिया भर में रिसर्च है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक आपको ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का खर्चा एक रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि 5 बरस 10 बरस में मैंडेट नहीं, नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में जो समय लगे उसकी वजह से आपके बच्चे सफर ना करें। अब एक अंतिम बात लोगों को लगता है भाई सरकारी व्यवस्था का क्या होगा? भाई सरकारी व्यवस्था भी मुफ्त नहीं है। ये आपका भ्रम है कि सरकारी विद्यालय मुफ्त है। बिहार में